नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। भारत समाचार के खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में आपका स्वागत है। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों से, जिनकी समाज को आगे बढ़ाने की नई सोच, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे से उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और लगातार वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। आज हम आपको अपने प्रोग्राम यूपी डायरीज में लाए हैं उत्तर प्रदेश के वो नवरत्न जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। एक पढ़ा हुआ इंसान अपने आसपास कई लोगों की जिंदगी बदलता है। आज हम मिलेंगे ऐसे ही एक बहुप्रतिभावान शख्सियत मधुपति वाजपेयी से, जो एमवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और प्रयागराज की डायरेक्टर, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एमवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें 4 सीबीएसई बोर्ड के इंटर कॉलेज हैं, 2 यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेज हैं और एक टेक्निकल कॉलेज है और एमबीए, बी फार्मा, बीएड, बीटीसी और आईटीआई, बहुत सारी शाखाएं हैं। और हमारे यहाँ के सारा स्टाफ जो भी है, टीचर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन अभी इस कोरोना काल में बहुत ही हम लोग सफ़र कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले ना मिले, कम से कम इतना हो कि जो हमारे यहाँ स्टाफ है उनका घर चलाने के लिए उनको सैलरी तो जरूरी है, चाहिए। तो सरकार का ये, मुझे लगता है ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपने देश की वो भी आपको सपोर्ट करके सरकार बनाए हैं, उनका भी सहयोग है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार आपदा प्रबंधन कोष से हमारे प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ अनुदान करे, जिससे उनका भी घर चल सके। क्योंकि ये इसकी लिमिट अभी समझ में नहीं आ रही है, ये कब तक ऐसे रहेगा। पेरेंट्स कह रहे हैं हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि हम इससे नहीं, इसका सामना नहीं कर सकते। ये समस्याएं आ रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। बाकी पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत सारा काम होता है। कई पेरेंट्स तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही क्या कहते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो ऑनलाइन बैठ के बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, इरिटेट होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि ये व्यवस्था जो है अस्थायी है। ठीक है, विकल्प है एक, हम मानते हैं, लेकिन ये है कि जब तक ये कोरोना रहेगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, सारा कुछ मतलब अव्यवस्थित हो गया है इस कोरोना काल में। तो मैं सरकार से यही चाहूँगी कि सरकार भी कुछ करे। हम लोगों ने बहुत लॉकडाउन में हमने राशन भिजवाया इधर 12 विधानसभा में, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी को भिजवाया। तो हमने तो सहयोग किया है कि भाई आपातकाल है तो हमारा भी फर्ज बनता है सहयोग करना। लेकिन ये है कि लिमिट होती है, कहाँ कब तक करेंगे हम लोग। जब कहीं से आएगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे। बच्चे इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत ही योग्य है, अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ उनको संस्कार भी दिया जाता है, स्पोर्ट की भी सुविधा है और बिल्डिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जितनी भी ज़रूरतें हैं शिक्षा से संबंधित हमने सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं और उसकी लोग तारीफ़ भी करते हैं
क्योंकि जब कोई यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह का सिविल सेवा से या किसी एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे पहले हमारे ही कॉलेज को चुनते हैं। उन्होंने कहना है कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ सारी सुविधा है, साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं स्वयं भी देखती हूँ कि क्या कमी है, क्या बना है और कहाँ गंदगी है, कौन क्या कर रहा है, ये मैं स्वयं भी ध्यान देती हूँ। और मेरे यहाँ के बच्चे टॉपर हैं और कई अलग अलग क्षेत्रों में कई बच्चे तो MBBS कर चुके हैं, कुछ बच्चे एम्स में हैं और कुछ इंजीनियरिंग में हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र में हमारे स्कूल से इंटर के बाद बच्चे जा रहे हैं। अभी इस सेशन से पहले एक प्रिया सिंह थी, वो हमारे स्कूल की टॉपर हो थी। और भी बच्चे थे, 98% नंबर उसके आए थे। तो हमारे यहाँ सारे ट्रेन टीचर हैं, M.Ed B.Ed, तो इसलिए हमारी यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और हम कोशिश भी करते हैं कि हम अच्छी शिक्षा दें बच्चों को, क्योंकि जब हम इतना मेहनत करके इतना बड़ा ग्रुप बनाए हैं तो हम उसको आगे चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो चले और हमारे यहाँ लोग बच्चे आएँ और हमारा प्रचार प्रसार माउथ टू माउथ हो, और हो रहा है। बहुत तारीफ करते हैं लोग। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में आप धैर्य ना खोएं अपना लोग, और इसको जिस तरह से लॉकडाउन खुल गया है, अपनी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए रहना सीखें। जिस चीज़ का हम सोशल डिस्टेंसिंग है या किसी चीज़ को छूना है या साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बाहर निकलना है तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो हमें कोरोना के साथ इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम जी पाएंगे। क्योंकि ये जब तक इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती, ये हमारे लिए यही विकल्प है कि हम सावधानी बरतें। और वहीं फार्मेसी के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लखनऊ का RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी नए आयाम स्थापित कर रहा है। आइए जानते हैं RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर नीरज वर्मा से कि वो किस तरह से फार्मेसी को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज वर्मा वर्तमान में RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी बाराबंकी में बतौर निदेशिका कार्यरत हूँ। मेरी जिंदगी का सफर भी औरों की भांति थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में अच्छी सलाह दी, जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके अलावा मेरी जिंदगी में एक शख्स का ऐसा अहम योगदान रहा है जिसके बिना शायद कुछ भी कर पाना मेरे लिए बहुत ही असंभव था। वो है मेरे पति मिस्टर अनिल प्रताप सिंह, जिनके असीम सहयोग से, असीम प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत बहुत ही छोटी सी जगह से की थी। मैंने अपना इंटरमीडिएट बीसलपुर, एक तहसील जो कि जिला पीलीभीत में स्थित है, वहाँ से किया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, जो कि मैंने लखीमपुर पॉलिटेक्निक से किया था। उसके बाद मैंने अपना B.Pharm कंप्लीट किया, जो कि मैंने BBDN ITM लखनऊ से किया। उसके बाद पढ़ने की इच्छा शेष रह गई थी, तो फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया बतौर शिक्षिका। मैंने कई कॉलेजेस में एज शिक्षक के तौर पर कार्य किया। उसके साथ साथ मैंने अपनी PhD भी की। मैंने अपनी PhD शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा से की है। उसके उपरांत मैं अपनी सभी सेवाएं शिक्षक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज को दे रही हूँ। अपने करियर में मुझे कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। मुझे 2017 में रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था, जो कि इंडो ग्लोबल समिति के द्वारा दिया गया। उसके बाद मुझे वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया, जो कि मुझे इंडोनेशिया में 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। उसके बाद मैंने बेस्ट एजुकेशनिस्ट का भी अवार्ड लिया है, जो कि मुझे लोकमान अवार्ड ने दिया है देहरादून में।
उसके अलावा मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया, जो मुझे निराली पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा दिया गया था। उसके तदोपरांत मुझे अटल समरसता अवार्ड से नवाजा गया, जो मुझे अटल नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेरे उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। इसके तदोपरांत मुझे 2020 में बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड दिया गया, जो कि मुझे महिला आयोग द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी मैं अपनी सेवाएं अपने प्रोफेशन में लगातार दे रही हूँ। वर्तमान में मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हूँ, जो कि यूपी APTI दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ी संस्था है जो टीचर्स के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। उसी में मैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रही हूँ। उसके अलावा IPGA एक एसोसिएशन है, जो कि जितने भी स्नातक बच्चे या स्नातक लोग हैं उनकी जो एसोसिएशन है, उसमें मैं वुमेन फोरम का भी कार्यभार देख रही हूँ। पूरी स्टेट का कार्यभार मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। इसके इन सब कॉलेजेस के काम के उपरांत, इन सब सामाजिक कार्यों के उपरांत भी मैं अपनी सेवाएं समाज को देती रहती हूँ। RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक नया उभरता कॉलेज है। RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी को इस्टेब्लिश मिस्टर RP सिंह जी ने किया था। उनकी मदर का एक सपना था कि वो कोई कॉलेज इस्टेब्लिश करें जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, तो इसलिए उन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन को चुना ताकि बच्चों को पढ़ा करके देश की सेवा भी की जा सके। हमारे कॉलेज में 2 पाठ्यक्रम चलते हैं, एक बैचलर इन फार्मेसी, दूसरा डिप्लोमा इन फार्मेसी है। बैचलर इन फार्मेसी में 60 का इंटेक है, जो कि PCI AICTE से अप्रूव्ड है और AKTU से संबद्ध है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी 60 का इंटेक है, जो कि PCI और AICTE से अप्रूव्ड और BTE से एफिलिएटेड है। यहाँ पर बच्चों को फार्मेसी में शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ उनको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। हम लोग उन्हें समय समय पर इंडस्ट्री की विजिट्स भी कराते हैं, ताकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको वास्तविकता में भी देख सकें कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इस तरीके की पढ़ाई RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी में होती है। इस कॉलेज की एक विशिष्टता थी जो मुझे लखनऊ से इतनी दूर बाराबंकी ले गई, क्योंकि यहाँ पर जो RP सिंह सर का विजन था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर है कि हर बच्चा शिक्षित हो, भले ही उसके पास पैसे का कितना अभाव क्यों ना हो। आसपास के लोग जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने की हमारी मेन प्राथमिकता रहती है, ताकि हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। जैसा कि इस समय पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में बच्चों को क्लास करना मुश्किल होता है, बच्चों का स्कूल आना संभव नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया है। सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लेते हैं, कभी जूम से, कभी गो मीटिंग से। गूगल क्लासरूम भी हमने बना रखा है। अगर बच्चे उसमें भी सक्षम नहीं हो पाते हैं हमसे जुड़ने के लिए, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो कि समय समय पर बच्चों को शिक्षा देता रहता है। अगर बच्चों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा होती है तो वो हमसे डायरेक्ट भी बात करके अपनी परेशानियों को बांटते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ और साथ ही भारत चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को साकार कर रही है लखनऊ की एकमात्र कोचिंग प्रशासनिक गुरुकुल। आइए प्रशासनिक गुरुकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर पारितोष सिंह जी से जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सफल बना रही हैं। Myself Paritosh Singh, Managing Director Prashasnik Gurukul. I am a mechanical and automation engineer as well as a master in business administration. Prashasnik Gurukul, Delhi School of Civil Services. यहाँ पे Delhi School of Civil Services का मतलब ये है कि हम दिल्ली की शैली पे पढ़ाएंगे। अब दिल्ली की शैली की हम बात करते हैं तो ऐसा क्या दिल्ली में मिलता है जो लखनऊ में नहीं मिल सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी हैं, बिकॉज नोट्स बुक्स वो सारी आपको लखनऊ में भी अवेलेबल हैं। मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं दिल्ली में गए, प्रिपरेशन किए और वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट जो है लखनऊ से ही की थी। मैंने उनसे कई बार पूछा कि ऐसा दिल्ली में क्या एक्स्ट्रा मिल गया। उन्होंने कहा दैट लिमिटेशन इज़ द फैकल्टीज़ ओनली। उन फैकल्टीज़ को मैंने यहाँ लखनऊ लाने की कोशिश की है।
मैंने दिल्ली की शिक्षा को लखनऊ के दिल में बसाने की कोशिश की है प्रशासनिक गुरुकुल से। लेट मी टेल यू अ इंग्लिश प्रोवर्ब, इफ यू वांट टू फीड अ पर्सन, प्लांट राइस। इफ यू वांट टू फीड अ पर्सन फॉर 10 years, plant a tree. And if you want to feed a person for 100 years, educate them. So that's why मैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ आया। एजुकेशन सेक्टर का इवेंचुअलिटी क्या होती है? एक जॉब गेन करना, और नौकरियों में नौकरी, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के शीर्ष पे है सिविल सेवा। और लखनऊ ही क्यों? कहते हैं ड्यूटी बिगिंस एट होम। लखनऊ मेरा शहर भी है, मेरा घर भी है। अगर मैं अपने शहर और अपने प्रदेश के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए एक शिक्षा शैली दिल्ली से यहाँ लाना चाहता था। दिल्ली के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते थे सिर्फ वहाँ प्रेजेंस ऑफ फैकल्टी की वजह से। अगर वही चीज़, वही फैसिलिटीज़ अगर मैं लखनऊ में दे पाऊँगा तो लखनऊ एवं उसके आसपास के ज़िलों से पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आके पढ़ सकेंगे। यहाँ पढ़ाई दिल्ली से कम पैसों पे होगी और वे जल्दी से जल्दी एक सक्सेस पा सकेंगे। प्रशासनिक गुरुकुल लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है, हमारी एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब ये मौका है प्रशासनिक गुरुकुल समाज को कुछ वापस दे। कोरोना वायरस टाइम में जब ये शुरू हुआ 15 मार्च के आसपास, तो हमने 400 बच्चों को तब से अभी तक डेली फ्री करंट अफेयर्स नोट्स, 12 टेस्ट की एक फ्री टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की, ताकि जिस सिचुएशन में क्लासेस बंद थी, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, बच्चों की प्रिपरेशन हैम्पर ना हो। मैंने ऐसा सुना है कि इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस जो है प्रिपरेशन की 50,000, 60,000 या इससे भी अधिक रहती है। हमारी फ़ीस तो उनसे पहले भी कम थी, 35,000। लेकिन अब क्योंकि पूरी सोसाइटी और पूरी इकॉनमी हैम्पर हुई है इस कोरोना वायरस से, इसलिए अब हम मात्र 15,000 रुपये चार्ज करेंगे अपने प्रीलिम्स टारगेट 2020 के लिए, ताकि बच्चों को एक पैसों की दिक्कत को छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और आगे बढ़ें और एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि प्रशासनिक गुरुकुल का असली एसेट उसके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही होंगे। हमारे फैकल्टी पूल में 25 वर्षों के अनुभव से ज़्यादा के शिक्षक हैं, जैसे कि अरुणेश सिंह सर, प्रेम कुमार झा सर, अशोक कुमार दुबे सर, संजय सिंह सर, संजय ठाकुर सर, अखिलेश श्रीवास्तव सर। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने कई वर्षों से प्रशासनिक सेवा के सुनहरे सपने को साकार करने में बच्चों की काफ़ी मदद की है। ये सिर्फ अध्यापक नहीं, ये एक गुरु बन के हर कदम पे बच्चों को ये बताते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और इस फैकल्टी पूल का बैकबोन है हमारे आर.के. सूर्यवंशी सर, जो कि हमारे चीफ मेंटर और डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं। Hello dear students, myself R.K. सूर्यवंशी, चीफ मेंटर प्रशासनिक गुरुकुल। प्रशासनिक गुरुकुल लखनऊ में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली एक संस्था है जो दिल्ली स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर काम करती है, अर्थात दिल्ली शैली में यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। ये संस्थान मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये औरों से अलग है। इसमें दो बेसिक चीज़ें इसे औरों से अलग करती हैं। पहला रिसर्च बेस्ड, दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। अर्थात हम अपने बच्चों को एक रिसर्च के बाद उनका करिकुलम तैयार करते हैं और फोकस पढ़ाई कराकर उन्हें सफलता दिलाने की कोशिश करते हैं। इसके 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन हैं। एक टीम, दूसरा मेथडोलॉजी एंड थर्ड नर्चरिंग ऑफ स्टूडेंट। यानी इसके अंतर्गत हमने एक बेस्ट टीम बनाई जो ऑल इंडिया लेवल पर सबसे अच्छे और अनुभवी टीचरों की एक टीम तैयार की गई, जो सभी टीचर दिल्ली से हैं। दूसरा मेथडोलॉजी है जो स्पेसिफिक है। इस मेथडोलॉजी के अंतर्गत 4 चीज़ों पर हम स्पेशली फोकस करते हैं। पहला रोड मैप, किसी बच्चे को कब, क्या, कितना, कैसे पढ़ना है ये ऑलरेडी प्लान्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को काम करना होता है। दूसरा स्टडी स्ट्रेटजी, इसमें क्या पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मींस सिलेबस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और
मेथडोलॉजी पर फोकस करते हुए हम उसे पढ़ाते हैं। तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के साथ उसे अनुशासन में रहकर किस तरह तैयारी करनी है, कैसे विषयों को प्राथमिकता देनी है, ये सिखाया जाता है। चौथी चीज़ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक साथ बहुत सारे विषयों को पढ़ने के कारण बच्चे अक्सर भूलने लगते हैं या कंफ्यूज होने लगते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक आर्ट है जिसके द्वारा सभी विषयों को एक साथ याद रखने की योग्यता का विकास कराया जाता है। प्रशासनिक गुरुकुल वो आईना है जिसमें हर स्टूडेंट अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देख सकता है। प्रशासनिक गुरुकुल से जुड़ें और अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को साकार करें। धन्यवाद। मरीज को स्वस्थ करने में एक अस्पताल और कुशल डॉक्टर्स की टीम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कानपुर देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदलने वाले, लोगों की जिंदगी बचाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाने वाले मां गायत्री अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर कानपुर के बारे में चेयरमैन डॉक्टर वीके साहू जी से, जिन्होंने हर मरीज की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया है। मैं डॉक्टर वीके साहू हूँ और इस हॉस्पिटल का जो है चेयरमैन हूँ। हमारा हॉस्पिटल 2007 में उस समय के जो है मेयर जी के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ था और 2007 से जनता की सेवा में निरंतर जो है अग्रसर है। कानपुर दक्षिण का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पीडियाट्रिक सर्जरी, मतलब सारे जो कानपुर दक्षिण में संभव है वो सारी सर्जरी करते हैं हम। आईसीयू है, एनआईसीयू है, 40 बेड का हॉस्पिटल है अपना और गरीबों के लिए विशेष तौर पे रियायत दी जाती है। हम लोग भी सेवा भाव से ही काम करते हैं। ग्रामीण तबके के मरीज आते हैं जो बेचारे गरीब भी होते हैं, इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं वो मदद करते हैं। कभी कभी मरीज को फ्री में भी इलाज करना पड़ता है तो हम लोग पीछे नहीं हटते। प्राइवेट में लगभग हमारे पास 12 से 14 टीपीए हैं जिनका कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। भारत सरकार की एक सबसे लोकप्रिय योजना है आयुष्मान भारत, जो कि मैं कह सकता हूं कि लगभग मरीजों का इलाज जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत होता है, जिसमें कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज, दवा, जो भी व्यवस्था, जो भी उसके ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है वो कार्ड धारक को निःशुल्क दिया जाता है। वो व्यवस्था अपने यहाँ मां गायत्री हॉस्पिटल में है। मैं 2006 में मैंने गृह प्रवेश कराया था तो उस समय मां गायत्री हॉस्पिटल नाम इसीलिए रखा था क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा था और गायत्री परिवार से जुड़ा होने के नाते मैंने अपना गृह प्रवेश गायत्री परिवार के लोगों से ही कराया था। मुझे इतना उससे प्रेरणा मिली कि मैंने जो है इसका हॉस्पिटल का नाम ही मां गायत्री हॉस्पिटल रखा और निरंतर उन्हीं के मां गायत्री के को सिद्ध देवी मानते हुए उन्हीं के जो है पद चिन्हों पे ये अस्पताल चल रहा है और इसीलिए सेवा का भाव हमेशा बना रहता है। प्लास्टिक सर्जरी हम लोगों ने कानपुर की तीसरी फ्लिप फ्लैप सर्जरी की थी। मुझे लग रहा है अभी 5-7 साल पहले, तब कानपुर में फ्री फ्लैप सर्जरी नहीं होती थी। जो अंग किसी उसमें पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और बचने की उम्मीद नहीं होती, उसे भी हम लोग सर्जरी के माध्यम से बचाते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो उसी अंग से, उसी पैर से, उसी हाथ से आज भी अपना काम कर रहे हैं जो लोगों ने काटने की सलाह दी थी। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र साहू है। मेरा जन्म स्थान फतेहपुर है। मैंने MBBS और MD दोनों ही कानपुर मेडिकल कॉलेज हैलट हॉस्पिटल से किया है और अभी मैं मां गायत्री हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर जो कि नौबस्ता में स्थित है, यहाँ पर अपनी सेवाएं 10 सालों से दे रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल को चलते हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं। यहाँ पर मैं, मेरे जीजा जी डॉक्टर वीके साहू और भैया उदय भैया, ये सब लोग मिल करके हम लोग अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैंने MBBS और MD क्रिटिकल केयर में किया है, तो मैंने जो पेशेंट देखे हैं, कोरोना वाले जो मरीज़ आ रहे हैं,
तो 90% जो मरीज हैं वो तो एसिम्टोमेटिक हैं, उन्हें कुछ भी लक्षण नहीं है, वो आराम से बिल्कुल जैसे नॉर्मल पर्सन रहता है बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। जो 10% बचे हुए मरीज हैं उनमें से जिनमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में उनको कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब जैसे डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंसिव हैं या साथ में कोई अस्थमा या ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो कई सालों से ग्रसित हैं, जैसे लीवर फेलियर है, रीनल फेलियर है। तो ऐसे मरीजों को इस समय बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको पहचानने के बहुत ही आसान लक्षण हैं। इसमें सबसे पहले तो मरीज का टेस्ट चला जाता है। टेस्ट में भी केवल मीठा और नमकीन का टेस्ट जाएगा। अगर मीठा और टेस्ट का नमकीन किसी भी पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसको कोरोना हो सकता है। दूसरी चीज़ कि कुछ मरीजों में देखा गया है लगभग 40% पेशेंट में केवल इसकी शुरुआत डायरिया से होती है। कुछ मरीजों में सांस फूलने, हालांकि इसका रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी शुरुआत सांस फूलने से होती है। कुछ मरीजों में सांस नहीं भी फूलती है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में ऑक्सीजन को कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, और मरीज की अचानक से डेथ हो जाती है। कुछ मरीजों में जिनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो जब उनका एक्सरे कराते हैं या एबीजी कराते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या एक्सरे उसका पूरा वाइट हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जा ही नहीं पाती जो कि सांस के थ्रू वो लेना चाहता है। और मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि हमें सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी से जिसमें 70% से ज़्यादा अल्कोहल है उसका यूज़ करके हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ना छू करके, और इस तरह से उससे बच सकते हैं।